अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू और शट डाउन। कंटिन्यू और शट डाउन। है जी। असल में तो ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, क्योंकि कंटिन्यू कब तक कंटिन्यू, तो इसलिए है तो असल में ये लॉन्ग टर्म डिसीजन। और इस पे एमएफए में भी आप शायद एक आधा सवाल जब भी पहुंचेंगे करेंगे, और सीफैप बीएफडी में भी इस पे सवाल है। लेकिन अभी सीएमए के अंदर चूंकि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, तो इसको एक साल के कॉन्टेक्स्ट में फिट किया जा सकता है। अब रहा मसला के करना क्या है, तो कंटिन्यू और शट डाउन कैसे होगा फैसला। दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करें। अगर दोनों ऑप्शंस पे ही लॉस है तो दोनों ऑप्शंस पे लॉस है तो, जिसपे कम लॉस है, और दोनों ऑप्शन में ही समहाउ प्रॉफिट है, तो बस आता है आपको सब डिसीजन मेकिंग हो गई है। बिल्कुल सही है। बताने वाली बात तो यही है। अब तो रह गया मसला के सवालों में क्या मुश्किलें हैं, तो वो सवाल करते हैं तो देखते हैं। दोनों ऑप्शंस में सेम रिजल्ट आ जाए, सवाल में तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वैसे असल में अगर दोनों का आंसर सेम रिजल्ट आ जाए, तो फिर मैनेजमेंट की मर्जी कि वो क्या करना चाहते हैं। तो सवाल में ऐसे नहीं होगा। तीन सवालों की कोशिश करता हूं, वैसे उम्मीद है कि दो में ही आपकी बस हो जाएगी। पहले पढ़ लें ऑटम 15।
ऑटम 2015। मेरी बुक में ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। साहिल, मेरी बुक में क्वेश्चन 16 एक ही है वैसे। ऑटम 2015 अटेम्प्ट का सवाल है, मेरी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 16। साहिल लिमिटेड, पढ़ लें, करता हूं। सवाल पढ़ लें।
हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूं। सवाल पढ़ना था। चलें, पढ़ लिया। मई 2015, पहला पैराग्राफ। मई 2015 में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ साहिल लिमिटेड हैड डिसाइडेड, हैड हैड डिसाइडेड, तो डिसीजन तो कर लिया, तो बात खत्म। तो हमें फिर किस बात के 16 नंबर मिलने हैं? वो तो डिसाइड कर चुके हैं। क्या डिसाइड कर चुके हैं? उन्होंने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि बस 1 साल और फैक्ट्री चलानी है। ऑपरेटिंग सेगमेंट आप एक फैक्ट्री समझ लें। 1 साल चलाएंगे फैक्ट्री, और अगले साल के एंड पे इस फैक्ट्री को बंद करके यहां से चले जाएंगे। यह फैसला हो चुका हुआ है। हैड डिसाइडेड टू क्लोज वन ऑफ एसएल्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आप फैक्ट्री समझ लें, एट एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। यह फैसला हो चुका हुआ है कि अगले साल यहां से चले जाएंगे, और उसके लिए जो भी मेजर्स करने होंगे वो हो चुके होंगे, क्योंकि हैड डिसाइडेड, टिकटें बुक करा ली होंगी, आगे लोगों से कांटेक्ट कर लिए होंगे। तो ये फैसला हो चुका हुआ है कि अगले साल तो यहां से सारा फैक्ट्री का सामान समेट के चले जाना है, और इसी उम्मीद पे अगले साल का बजट भी बना लिया। दी सेल्स एंड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर वर बजटेड। तो ये जो टेबल दिया हुआ है ना शुरू में, ये इसी डिसीजन के मुताबिक आखिरी साल है बस, और उसका बजट बनाया हुआ है। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई एतराज? उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यह हुआ कि जब यह खबर हुई लीक कि साल बाद तो जा रहे हैं, तो जो काम के लोग थे वो तो गए, वो तो अभी छोड़ गए। हाउएवर रूमर्स ऑफ द क्लोजर prompted prompted हाँ, मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट स्किल्ड लेबर टू लीव दी कंपनी। तो जिन लोगों ने साल बाद फैक्ट्री से निकलना था, जब यह खबर निकली तो वो लोग भी निकल गए। कंसिक्वेंटली मैनेजमेंट के पास अब फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैं इस मसले से निपटने के लिए। वो फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स क्या हैं? पहला बुलेट पॉइंट है कि हम ये फैक्ट्री बंद कर दें, यानी इस फैक्ट्री में ऑपरेशंस हम बंद कर दें, और ये फैक्ट्री खाली करके किसी और को साल के लिए ये किराए पे दे दें। 1 साल के लिए ही सिर्फ? क्यों? क्योंकि साल बाद तो हमने यहां से चले ही जाना है। तो इस वक्त ये काम हम खुद करना, प्रोडक्शन बंद कर दें, किसी को साल के लिए फैक्ट्री किराए पे दे दें या फिर काम के लोग स्किल्ड वाले तो चले गए, या फिर हम लोग किसी तरह से बाहर से ढूंढ के लेबर लाएं और कोशिश करें कि 1 साल किसी तरह गुजार लें। ये मैंने आपको फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन से ऊपर ऊपर पैराग्राफ और 2 बुलेट पॉइंट्स बताए हैं। यहां तक कि अंग्रेजी अगर किसी को समझ नहीं आई थी और अब मेरे समझाने के बाद देख लें, कुछ पूछना है तो। सबको सब समझ आ गया था? ये कैसे हो सकता है यार? तुम अंग्रेजी के मसले ही नहीं है कौम को। हैं? चलें ठीक है भाई, अंग्रेजी के मसले नहीं है।
फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन तो बाद में बताता हूं। रिक्वायर्ड एडवाइज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर साहिल लिमिटेड। तो अब साहिल लिमिटेड के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि 1 साल बाद तो जाना ही है या शायद रुक जाएं। 1 साल बाद जाना ही है, यानी 1 साल बाद तो यहां से जाना ही है। अभी सिर्फ ये डिसीजन लेना है कि क्या हम खुद ही इस फैक्ट्री को 1 साल तक रन कर लें या किराए पे दे दें। तो बजाहिर हैं 2 ऑप्शंस, लेकिन जब आप पॉइंट 1 पढ़ेंगे तो वहां से निकलेंगी 3 ऑप्शंस। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सेल्स मैनेजर ने कहा है कि अगर आपने प्राइस कम ना की तो आप फिर 40,000 यूनिट्स नहीं बेच सकते, फिर आप सिर्फ 30,000 यूनिट्स बेच सकेंगे। हां, अगर प्राइस कम कर दी तो फिर 40,000 यूनिट्स बेच लेंगे। तो अब ये हो गई 3 ऑप्शंस। खुद चले जाएं, किराए पे दे दें, खुद प्रोडक्शन कंटिन्यू करें, प्राइस सेम रखें और 30,000 यूनिट्स बेचें, खुद कंटिन्यू करें, प्राइस कम कर दें और 40,000 यूनिट्स बेचें। तो रिक्वायर्ड है एडवाइस द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्या करना है, अब हमने इन तीनों ऑप्शंस को सॉल्व करना है और जिस पे रेलेवेंट इनकम एक्सपेंसेस लिखने के बाद प्रॉफिट ज्यादा आया वो बेहतर है, और अगर सब पे लॉस ही लॉस हुआ तो जिस पे कम लॉस हुआ। ये है सवाल की प्लानिंग। बाकी अब सॉल्व करते हैं तो पॉइंट 1 से लेके 5 तक 6 तक फिर सॉल्व करते हुए लेके चलता हूं। हाँ जी, ओके। तो हमने 3 ऑप्शंस को कंपेयर करना है। ऑटम 15, एक ऑप्शन ले लेते हैं रेंट आउट इमीडिएटली, रेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, रेंट आउट करेंगे तो क्या क्या रेलेवेंट इनकम एक्सपेंस होंगे। रेंट मिलेगा तो रेंट इनकम आ जाएगी, कितना 40,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 480,000। अच्छा, मैं हेडिंग्स सारी खोल देता हूं और आप भी ना ऐसे ही कर लें कि एक पेज से ज्यादा क्या लगेगा एक ऑप्शन पे, कि तीनों ऑप्शन साथ ही ओपन कर लें। ये भी कर सकते हैं कि आप एक एक करके ऑप्शन सॉल्व कर लें फिर दूसरी ऑप्शन पे जाएं, और ये भी कर सकते हैं कि तीनों ऑप्शन साथ खोल लें, सवाल पढ़ते चलें, जो आइटम जिस ऑप्शन में होगी वहां लिख लेंगे, तो जिसको जो बेहतर लगे। एक एक पेज छोड़ दें। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि ये ज्यादा मैस मच जाएगा तो कोई मसला नहीं, ना करें ऐसे, एक वक्त में एक एक ऑप्शन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रेंट आउट कर देंगे फौरन तो रेंट इनकम मिलेगी, और रेंट आउट कर देंगे तो वो जो चीजें बना के बेचते थे वो नहीं बेच सकेंगे, तो यहां पर उसको एज अ कुर्बानी दिखा दो। नहीं, क्यों? जब हम अलग अलग ऑप्शंस प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर एक को प्रेजेंट करते हुए बाकियों का ना होना नहीं दिखाना एज अ सेविंग या कुर्बानी। तो अब हम अगर रेंट पे देंगे तो यूनिट्स बना के नहीं बेच सकेंगे, तो उसकी सेल्स को यहां पर एज अ कुर्बानी नहीं दिखा देनी, क्योंकि हम अलग प्रेजेंट कर तो रहे हैं।
और बाद में टोटल्स को कंपेयर कर लेना है। ये मेक और बाय में बताई थी बात। तो इसलिए इधर जो हम लोग नहीं बेच सकेंगे इसकी वजह से, तो उसको यहां कुर्बानी नहीं दिखा देना, क्योंकि हम जो भी ऑप्शन सवाल के सॉल्यूशन में अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से एक को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ बचत या कुर्बानी नहीं दिखानी। चलें आगे चलते हैं फिर। पॉइंट नंबर, बल्कि हाँ, ये मैंने अभी पॉइंट 1 नहीं, ये जो पहला बुलेट पॉइंट था ना वो किया है, क्योंकि किराया तो उसी में बताया हुआ था। अब आते हैं आगे। पॉइंट नंबर 1, सेल्स मैनेजर को लगता है कि अगर हमने प्राइस सेम रखी तो 30,000 यूनिट्स बेच सकेंगे, और अगर प्राइस कम कर ली तो 40,000 बेच सकेंगे। तो इससे इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ रेलेवेंट, अच्छा आपसे पूछ के चल लेता हूं, एक एक पूरी सॉल्व करके फिर दूसरे पे जाऊं या तरतीब से चलते जाएं? अच्छा चले ठीक है, एक एक सॉल्व कर लेते। पहले रेंट वाली ऑप्शन को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में इससे कुछ रिलेटेड जी नहीं। पॉइंट नंबर 2 में इससे कुछ रिलेटेड? पॉइंट 3, सबका ही जवाब नो बनता जाएगा, पॉइंट पढ़ा नहीं होता नो। पॉइंट 3 नहीं, क्योंकि पॉइंट 2, पॉइंट 3 ये तो सारी यही बातें हो रही हैं कि लेबर के कितने पैसे लगेंगे, तो वो तो काम कंटिन्यू करेंगे तो ये खर्चा होगा। पॉइंट 4 ठीक है नो। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में पहला बुलेट पॉइंट क्या? डेप्रिसिएशन, एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्शन कभी भी रेलेवेंट नहीं होती। सेल कर देंगे मशीन, जब हमने इसको किराए पे दे देना है तो मशीन सेल कर देंगे। अगर हमने फैक्ट्री किराए पे दे दी तो मशीन फौरन सेल कर देंगे। कितने की सेल कर देंगे? 830। अगर हमने अभी फैक्ट्री छोड़ के किराए पे दे दी तो मशीन को बेच देंगे, ये उसका इनफ्लो आ जाएगा। और दूसरे बुलेट पॉइंट का क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड्स। ये जो ओवरहेड्स की अपोर्शनमेंट चीज है ये रेलिवेंट नहीं होती। क्यों? ये वो ओवरहेड्स होते हैं जो वैसे भी होने थे, इसकी वजह से बच जाएंगे नहीं। तो ये जनरल ओवरहेड है, ये तो बस वैसी 4 फैक्ट्रीज को बांटे होते थे, अब 3 को बढ़ जाएंगे, तो जनरल ओवरहेड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात मुझे आपकी शक्लों से लग रहा है कि किसी को समझ नहीं आई, तो मैं कंटिन्यू में जाकर दोबारा बता दूंगा। पॉइंट नंबर 6, जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में ओवरहेड्स आ रहे हैं उसमें से कह रहे हैं कि 40% वेरिएबल है। तो अगर हमने अभी फैक्ट्री छोड़ के किराए पे दे दी तो बस ये 2 चीजें, कितना? 13100000। पूरा पेज छोड़ दिया था, जाया हो गया अब वो। ओहो, तो पूरा पेज जाया होने से बचाना है तो ये हेडिंग अगले पेज से काट के इधर डाल लें। कोई बात नहीं, आप कौन सा वादा कर चुके हैं? अगले पेज से ऑप्शन 2 की हेडिंग काट के इधर लिख लें। क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है, ये मैं इसमें बताता हूं, कंटिन्यू में जवाब देता हूं उसका। अच्छा, इसमें रेंट आउट इमीडिएटली में अगर कुछ सवाल हैं अभी किसी के तो उनको भी फिलहाल रख ले, मैं कंटिन्यू पूरा सॉल्व कर दूं ना, हो सकता है उसी में आंसर हो जाए।
कंटिन्यू करते हैं, अगर प्राइस सेम रखें तो क्या क्या होगा? 30,000 यूनिट्स बनेंगे तो बेच भी देंगे। कितने के बेच देंगे? जितने का अभी बेचते हैं। तो अभी कितने का बेचते हैं ये आपको ऊपर वाले टेबल से पता चलेगा। हाँ जी, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो बजट बना हुआ है ये 50,000 यूनिट्स का है और सेल्स की फिगर आ रही है 5 मिलियन रुपए। तो एक कितने का हुआ? 100 का। $3 मिलियन। ये आपको ना पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि बजट 50,000 यूनिट्स का बना हुआ है और फिर इनकम स्टेटमेंट में सेल्स 5 मिलियन रुपए नजर आ रही है, तो पर यूनिट प्राइस निकल आएगी। पॉइंट 2, अब अगर हम 30,000 यूनिट्स बनाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट भी होगी ना, कितनी होगी? पॉइंट 2 तो सिर्फ ये बता रहा है कि इतने किलो पड़ा हुआ है, चाहिए कितना? कैसे पता चलेगा? ऊपर टेबल में डायरेक्ट मटेरियल के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 50,000 किलो और ये कितने यूनिट्स का बजट है? 50,000 का। तो एक यूनिट के लिए 1 किलो लगता है, तो हमें इतने 30,000 यूनिट्स बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगानी पड़ेगी। कितने किलो चाहिए होंगे? 30,000। स्टॉक में पहले ही मौजूद हैं 25,000। तो जब स्टॉक में पहले ही मौजूद हैं, एक तो हम उनको यूज करेंगे और बाकी 5,000 और खरीद लेंगे। तो जो 5,000 और खरीदेंगे वो कितने के मिलेंगे? जाग रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? सवाल कर रहे हैं। अगर हम कंटिन्यू करेंगे सेम प्राइस तो 30,000 यूनिट्स बनाएंगे ना, तो अब ये 30,000 यूनिट्स की हम लोग यहां रेलेवेंट इनकम कॉस्ट लिख रहे हैं। 30,000 यूनिट्स बनाएंगे, बेचेंगे, सेल्स रिसीव। 30,000 यूनिट्स बनाएंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगेंगे। तो मटेरियल कितना चाहिए 30,000 यूनिट्स के लिए? 30,000 किलो। स्टॉक में 25,000 किलो पड़ा हुआ है, वो यूज कर लेंगे और बाकी 5,000 किलो और लाना पड़ेगा। तो वो कितने का मिलेगा? ये कहां लिखा है 19? नहीं, आपने पॉइंट 2 वाला 19 नहीं लेना। जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिखी नजर आ रही है, देखें पॉइंट 2 में ना वो ये बता रहा है कि हम इस पड़े हुए को मार्केट में इतने का बेच सकते हैं। जिस मार्केट में बेचते हैं वहीं से नहीं खरीदते, जरूरी नहीं है। जो दुकानदार किसी मार्केट में बैठा चीजें कस्टमर को बेच रहा है, उसने खुद भी साथ वाली दुकान से खरीदनी थी? नहीं, वो किसी और मार्केट से खरीद के ला रहा है जहां पर सस्ती मिलती होती हैं चीजें। तो ये 19 रुपए पॉइंट 2 वाली फिगर नहीं लेनी है। ये तो है जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो हम कितने का बेच सकेंगे मार्केट में, हमें कितने का मिलता है। ये ऊपर आपको बजट से पता चलेगा। ऊपर बजट नजर आ रहा है 50,000 किलो 9.5 लाख के, तो एक कितने का? ये वो 19 है। तो जो 5,000 किलो हमें मजीद खरीदने पड़ेंगे इंटू 19 जी 95,000। और जो एग्जिस्टिंग है उनका क्या? उनकी होगी कोई रेलिवेंट कॉस्ट? जी बिल्कुल, उनको अगर पड़े हुए को हम यहां इस्तेमाल करेंगे तो फिर और लाके रखेंगे, और लाके रख दें। पहले ही हम साल बाद भागना चाह रहे हैं यहां से, और लाके रख लें। नहीं तो फिर इसके लिए वो कुर्बानी अपॉर्चुनिटी रेलिवेंट होगी। वो क्या थी अपॉर्चुनिटी? इन 25,000 किलो में से 15,000 किलो हम किसी और मटेरियल की जगह इस्तेमाल कर सकते थे या फिर बेच भी सकते थे। तो 25,000 किलो में से
25,000 kg में से 15,000 और 10,000, ये 10 कैसे आया बाकी? तो इस 10 का हमारे पास एक ही हल था, हम इसको बस सेल ही करने वाले थे। और इस 15,000 के दो हल थे, एक हम इसको सेल कर सकते थे और एक वो जो अल्टरनेटिव मटेरियल की जगह यूज कर सकते थे, वो जो कन्वर्जन वाली ऑप्शन होती थी। इस 10 को कितने का सेल करने वाले थे? 17, क्योंकि NRV लेनी है ना। और इसको हम सेल कर सकते थे 17 का, और किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट करके उस दूसरे मटेरियल के पैसे बचा सकते थे 18। तो इन 25,000 किलो पड़े हुए को वहां यूज करना की रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनी? इनकी ये और इनकी ये, तो इनकी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट बन गई 15,000 किलो की 18 और 10,000 किलो की 17। ये क्या बना? 270, 440,000। इस 440 को यहां हमने एज अ कॉस्ट क्यों लिया? क्योंकि अगर हमने कंटिन्यू किया तो उस 25,000 किलो को यूज कर लेंगे, तो उस 25,000 किलो से जो हमने फायदा लेना था वो कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो एडिशनल खरीदना पड़ेगा उसके खरीदने की कॉस्ट, और जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। इस 440,000 को यहां पर एज अ कॉस्ट लिखने की बजाय हम ये कर सकते हैं कि यहां इस लाइन को ना लिखें और वहां एज एन इनफ्लो लिख दें। क्यों? कि अगर अभी किराए पे दे दिया तो उससे फायदा ले लेंगे, तो हम यहां पर उसको एज एन इनफ्लो लिख सकते हैं 440 को। लेकिन यह नहीं करना कि यहां एज एन इनफ्लो भी लिखें और वहां एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिखें, यह नहीं करना। यहां पर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बचपन से अब तक ये करते आ रहे थे, इसलिए मैंने यहां पर इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दिया। अदरवाइज आप यहां ना लिखें और वहां पॉजिटिव लिख दें फिर भी बिल्कुल ठीक है। यहां पॉजिटिव क्यों लिख दें? क्योंकि अगर हम अभी फैक्ट्री छोड़ के किराए पे दे दें तो फिर इस पड़े हुए मटेरियल का हम ये 440 का फायदा ले लेंगे ना। जैसे ये है, ये यहां क्यों लिखा है? फैक्ट्री छोड़ देंगे तो मशीन बेच देंगे तो मटेरियल भी बेच देंगे, तो हम यहां पर सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल बिल्कुल लिख सकते हैं यहां पर। लेकिन अगर यहां नहीं लिखना तो फिर यहां एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखना पड़ा। यहां मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले आप इस तरह ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहां ये वाले तरीका कर दिया। ओके, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो ऊपर टेबल में लिखा हुआ है ये तो अब गया। क्यों? वो तो लोग ही चले गए जिनका बजट बनाया था। मटेरियल ऊपर वाले टेबल का क्यों यूज किया है? मटेरियल तो वही लगना है, लेकिन डायरेक्ट लेबर ऊपर वाले टेबल का इसलिए अब यूज नहीं हो सकता कि जिन लोगों की वो फिगर थी वो लोग छोड़ गए हैं। तो इसलिए पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमें जो नए लोग लाने पड़ेंगे उनको 24 रुपए पर यूनिट देंगे। तो 24 रुपए इंटू 30,000, 730,000। लेकिन साथ इनको काम भी सिखाना पड़ेगा 20, इनको काम भी सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट
कितनी? 40,000। अब रेगुलर कौन सा? अब तो सब बंद करके जा रहे हैं हम। नहीं, इस ऑप्शन में हम उस पड़े हुए को यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इसको वो रेगुलर यूज वाला लेंगे? इस ऑप्शन में यूज कर लेंगे तो क्या और ला के स्टोर में रखेंगे? अब रखेंगे? हम साल बाद वैसे ही जाने लगे हैं। कंटिन्यू का मतलब यह है कि अब हम अगली नस्लों तक यहां रुकेंगे? नहीं, हमने कंटिन्यू अगर कर भी लिया तो 1 साल तक बस। हैड बीन डिसाइडेड के साल बाद चले जाना है। ये सिर्फ 1 साल का टाइम पीरियड है। या तो उस 1 साल में खुद फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर लें या किसी को फैक्ट्री किराए पे दे दें। तो हमने रेगुलर यूज का होता बेशक, लेकिन ला के और थोड़ी रख देना है। तो इसलिए कुर्बानी वाली फिगर ही आएगी। डायरेक्ट लेबर डन। क्या हुआ? माइनस क्यों किया है? कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर यहां लिखी क्यों है? नहीं, आप पूछे ना डायरेक्ट लेबर क्यों लिखी है, माइनस क्यों की है, 24 रुपए क्यों किया है? क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे तो 30,000 यूनिट्स बनाएंगे। अब हम 30,000 यूनिट्स की सेल, 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट लिख रहे हैं। वो किसी और मुझसे पूछ रहे यार, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है। वाकई पूछ रहे थे कि ब्रेक ले रहे थे? बस पूछ ले यार, को पूछना है तो। ये नहीं समझ आई बात? क्योंकि कॉस्ट कह रहे हैं ना हम इसको। ये 30,000 इंटू 100 रुपए में किसी को इतराज? सच्ची सच्ची शर्माते ना रह जाया करें, आखिरी आखिरी दिन है, फिर जो अगली दफा आके पूछना है, इसलिए पूछ लें। अगली दफा मतलब दोबारा कॉलेज आना पड़ेगा ना, इसलिए कह रहा हूं। आप नेगेटिव सोचते हैं। 30,000 इंटू ये वाला, इसको हमने एज अ कॉस्ट क्यों लिया है? ये तो हमने बेच देने हैं। हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर 1 साल प्रोडक्शन की तो फिर नहीं बेच सकेंगे ना। ये 25,000 किलो वो हैं जो स्टॉक में अभी इस वक्त पड़े हुए हैं। अगर हमने अभी के अभी ये फैक्ट्री छोड़ के किराए पे दे दी फिर तो बेच लेंगे, लेकिन अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो वो 25,000 किलो इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करेंगे तो उनकी रेलिवेंट कॉस्ट उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट लिखी है, कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर ओके। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। पॉइंट नंबर 4, वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है ना, ये जितने काम के लोग नहीं होंगे, ये बिजली भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसलिए। अच्छा, बिजली कहीं नहीं लिखा मैंने, एमी खुद ही बिजली की बात बोली है। इसलिए जो हमने पहले बजट किए थे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उससे 20% ज्यादा हो जाएंगे। तो बजट कितने किए थे? ये ऊपर टेबल में पता चल रहा है कि 50,000 यूनिट्स के लिए 5 लाख रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स होने थे। तो एक के लिए 10, और अब हम 30,000 बनाने लगे हैं तो 12। 30,000 इंटू 12। ये 12 वाली बात ना समझ आई हो किसी को, हो सकता है स्क्रीन की पार वाली आपको ना समझ आई हो। बजट में 5 लाख रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं जो कि 50,000 यूनिट्स के लिए हैं। तो एक का आ गया 10, लेकिन ये है जो साल के शुरू में हमने बजट किया था। अब चूंकि नए लोग लाएंगे वो इतने एहतियात से काम नहीं करेंगे, इसलिए बिजली ज्यादा इस्तेमाल हो रही होगी, फ्यूल ज्यादा लग रहा होगा। तो अब खर्चा 10 की बजाय 20% ज्यादा, मतलब 12 रुपए आएगा। ये वो 12 है।
पॉइंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन रेलिवेंट, एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं नहीं है, तो फिर पॉइंट 5 पहले बुलेट पॉइंट से रेलिवेंट क्या है? इसमें हमने ये लिखा है अभी बेच देंगे मशीन, इसमें साल बाद बेच देंगे, लेकिन साल बाद जब बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? यहां पर अभी बेच देंगे इतना इनफ्लो आ जाएगा, उसमें साल बाद बेच देंगे तो बेचेंगे तो सही, कितने की बेचेंगे? नहीं, नेटबुक वैल्यू नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर अभी बेचते हैं तो 8.30 की बिकेगी, लेकिन जितना अरसा बाद बेचेंगे वैल्यू कम होती जाएगी। कितनी कम? 5 रुपए पर यूनिट कम हो जाएगी। तो इसमें चूंकि हमने 30,000 यूनिट्स बनाने के बाद बेचनी है तो 8.30 से सस्ती हो जाएगी, इतनी सस्ती हो जाएगी 680। अभी बेचते हैं ना तो 8.30 की बिकेगी, तभी हमने यहां पर इसको। अच्छा, वैसे तो डिसीजन मेकिंग खत्म हो रही है, लेकिन आखिर में भी ना शैतान वसवसे डाल देता है। हो सकता है कोई यहां पर या वहां बैठा कुछ सोच रहा हो कि सेल क्यों लिखी है, प्रॉफिट ऑन सेल क्यों नहीं लिखा? मशीन बेचेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आता है, सेल तो नहीं आती है। तो अब मेरे कहने के बाद आ गया ना वसवसा, यानी मैं शैतान हुआ फिर। यहां पर सेल ऑफ मशीन लिखा है मैंने, तो इसमें एक ये एतराज आ सकता है कि हम तो इनकम एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, तो पीपीई की सेल्स क्यों लिखे हैं? वो तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल लिखना चाहिए। वो तो अकाउंटिंग में करते हैं, तो ये भी तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। नहीं, लेकिन क्यों प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल में क्यों नहीं लिख रहा? पूरे पीपी का सेल क्यों लिख रहा हूं? हाँ, है नहीं है, निकाल लेते हैं। बताया हुआ कितने की खरीदी थी। चलो मैं अगर नेटबुक वैल्यू बता दूं फिर, हाँ जी, यहां पर सेल ऑफ मशीन को मैं क्यों लिख रहा हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन क्यों नहीं लिख रहा? हम तो इनकम एक्सपेंस है। रेलिवेंट क्यों? जी जी, क्यों नहीं? हम तो इनकम एक्सपेंसेस लिख रहे हैं। अच्छा चलें, इधर करते हैं बात। अभी हम फौरन इमीडिएटली इसको बेच रहे हैं, तो मैंने जितने की मशीन बेचनी है उस पूरे को यहां इन इन दिखा दिया, पॉजिटिव दिखा दिया, जबकि हमने ये प्रॉफिट्स निकालने हैं ना, ये प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं ना हम, तो सेल कितने की करेंगे वो लिखना चाहिए या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल लिखना चाहिए? प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल क्यों नहीं है? प्रॉफिट निकालने के बाद ऐड कर सकते हैं जी। क्यों? हाँ, कैश के मुताबिक लेंगे। अच्छा, और जवाब? हाँ तो हाँ, लेकिन मैं प्रॉफिट लिखने को कह रहा हूं ना। हाँ, ये ना हम इनकम जरूर ले रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कैसे निकलेगा? सेल माइनस, तो नेटबुक वैल्यू तो एक हिस्टोरिक चीज है, हम उसको क्यों कंसिडर करें इधर? हम तो डिसीजन मेकिंग में देख रहे हैं कि अब से ऑनवर्ड क्या होगा।
मशीन की बुक वैल्यू तो एक हिस्टोरिक चीज है ना। अब से ऑनवर्ड क्या होगा कि मशीन बिकेगी, जब बिकेगी तो इतना इनफ्लो होगा। यही वजह है कि मैंने यहां पर यह 17 रुपए लिखा है, बल्कि आज तक हम ये लेते आ रहे थे। इन 25,000 की कॉस्ट क्या है, वो तो हम इग्नोर कर रहे थे ना। वरना तो इसमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि 25,000 किलो में से 10,000 किलो 17 का बेचेंगे तो कितने प्रॉफिट पे बेचेंगे। तो हम यहां पर कोई इनकम स्टेटमेंट रिपोर्टिंग वाली नहीं बना रहे कि बाकायदा यहां डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। हम यहां देख रहे हैं कि अब से ऑनवर्ड क्या होगा। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल के लिए तो 830 में से बुक वैल्यू माइनस करनी पड़नी थी, तो वो तो एक हिस्टोरिक चीज है ना। सवाल समझ आया तो ना जवाब समझ आया। तो इसलिए हमने अगर कोई एसेट बेचना है तो जितने का बेचेंगे वो लिखना है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल नहीं लिखना। क्योंकि प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल निकालने के लिए तो एनबीवी माइनस करनी पड़ेगी, वो हिस्टोरिक चीज है। तो हम तो डिसीजन मेकिंग में अब से फॉरवर्ड चल रहे होते हैं कि अब से ऑनवर्ड अगर ये किया तो क्या होगा। सेल ऑफ मशीन लिखा है मैंने इसलिए। और पॉइंट नंबर 5 का सेकंड बुलेट पॉइंट। अच्छा, सेकंड बुलेट पॉइंट से पहले ना टेबल पे दोबारा वापस आते हैं। ऊपर बजट बना हुआ है कितने यूनिट्स का, 50,000 यूनिट्स का। सेल्स मैंने यहां इस्तेमाल कर ली, डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो 50,000 का है, हम 30,000 का काम करने लगे। सेल्स भी कर ली, डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी कर लिए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखे हुए 17,50,000, ऊपर 17,50,000 फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे हुए हैं। इनके बारे में पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको नजर आ रहे हैं इंक्लूड इस 17,50,000 में क्या शामिल है। डेप्रिसिएशन शामिल है एग्जिस्टिंग मशीन्स की, वो भी एक रेलेवेंट चीज नहीं है। और बाकी जनरल ओवरहेड्स की अपॉर्शनमेंट है, वो भी रेलेवेंट नहीं है। इसलिए अब यहां मैं कोई फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिखूंगा। अगर यह लिखा होता कि फिक्स्ड ओवरहेड्स में तीसरा बुलेट पॉइंट एक मशीन का रेंट भी शामिल है जो हमने किराए पे लेके रखी हुई है, अगर हमने फैक्ट्री छोड़ दी तो वो मशीन फिर नहीं रखनी पड़ेगी ना, वो फिर एक रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट होती, वो हम यहां जरूर लिखते। कंटिन्यू करने से जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, कंटिन्यू ना करने से फिर नहीं होंगे, वो रेलिवेंट हुए ना फिर। तो इसमें जो इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट आ रही है। अच्छा, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू और शटडाउन, और ये भी पूरी क्लास ही है, मैं पढ़ा ही रहा हूं। अगर एग्जाम में सवाल आ गया तो आप ये कह के छोड़ देंगे यार ये क्या बात हुई, ये तो सर ने आखिरी दिन पढ़ाया था। तो आखिरी दिन में तो पढ़ा ही रहा हूं ना, तो इसका सवाल आ सकता है पेपर में। और ये जो कंटिन्यू शटडाउन के 3 सवाल हैं, ये उनमें से आसान वाला है। हैं? सवाल आने के चांसेस तो हैं, क्योंकि स्प्रिंग 22 में आया था और एग्जामिनर को पता है कि बच्चे से डरते हैं। आखिरी क्लास में पढ़ाया था, बिल्कुल एंड पे जाके तो पढ़ाया तो पढ़ा तो रहा हूं ना। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं इसको। कंटिन्यू के अंदर फिक्स कॉस्ट यहां जरूर लिखता अगर कोई इनमें से रेलिवेंट निकलती। तो जो इनकम स्टेटमेंट में फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं उसके बारे में कहा हुआ है कि इनमें एक तो एग्जिस्टिंग मशीन्स की डेप्शन है, तो एग्जिस्टिंग मशीन्स की डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं होती। और एक इनमें ऑलरेडी जो जनरल ओवरहेड्स हो रहे हैं उनकी अपॉर्शनमेंट थी, यानी जो बिजनेस के ओवरहेड्स होते थे और वो 5 फैक्ट्रीज को बांटता था। अब अगर एक फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो वो 4 को बांट दिया करेगा, उन ओवरहेड्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी नहीं। तो इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स यहां कुछ भी नहीं लिख रहा। और लास्ट पॉइंट, रेंट इनकम नहीं, वो मशीन जो हम इसके लिए इस्तेमाल किया करते हैं वो हम किराए पे लेके रखते हैं।
उसका किराया पड़ा करता है। मैंने मेक और बाय का एक सवाल खुद ही बना के कराया था, उसमें एक मशीन का किराया मैंने रेलिवेंट लिया था ना, ये मैं वही वाली बात कर रहा हूं जो मैंने सवाल कराया था, उसमें मैंने लिए था ना कि मशीन का रेंट इतना है, फिर अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जिनमें से 60% फिर भी उतने ही रहेंगे, तो 60% को रेलिवेंट नहीं लिया था, लेकिन जो मशीन का किराया देना था वो रेलिवेंट लिया था। लास्ट पॉइंट, जो ऊपर टेबल में एडमिन और सेलिंग खर्चे नजर आ रहे हैं, इनमें से 40% वेरिएबल हैं, तो वो रेलिवेंट हुए, और जो बाकी फिक्स्ड हैं वो पहले होते थे अब भी होंगे। अब तो फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो अब क्यों होंगे? तो पूरा बिजनेस ही बंद नहीं कर रहे, एक फैक्ट्री एक सेगमेंट बंद कर रहे हैं, तो ये बिजनेस के और खर्चे होते होंगे, तो इसलिए, और अगर ये भी बच जाने होते तो फिर सवाल वाला ये बताता कि अगर सेगमेंट बंद कर दिया तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स बच जाएंगे, ये सवाल वाला बता देता है ना। तो इसमें हम लोग फिर एडमिन सेलिंग में से कितने रेलिवेंट लें? कितने? ऊपर टेबल में कितने आ रहे हैं? कितने? 5 लाख। इसमें से वेरिएबल कितने हैं? अब अगर ये वेरिएबल हैं तो वो 50,000 यूनिट्स के हैं, हमने 30,000 यूनिट्स बेचने हैं। वन 20, 190500। अच्छा, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ऑप्शन 3 आप इसको देके अभी अभी सॉल्व करें। ऑप्शन 3 सॉल्व करें, बिल्कुल ये सब ऐसा ही है, बस 40 की जगह 30 की जगह 40 होना है। सेल प्राइस चेंज होनी है। ऑप्शन 3 करें सॉल्व।
तो मिल तो जाएगा ना। तो ये बाकी भी तो सब पूरे साल में ही फैला हुआ है। हम दोनों ऑप्शंस में जो एक साल का ये रेंट भी तो पूरे साल में ही फैला हुआ है, तो होगा तो फॉर द ईयर ही ना। हाँ जी, डन। अच्छा, ये ना आप बात लिख जरूर लीजिएगा कि ये जो जहां पर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाई है, इसको यहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाने की बजाय हम यहां पर एज अ बेनिफिट भी दिखा सकते थे। ये जो एग्जिट देखें, ये भी तो ऐसे ही किया है ना कि फैक्ट्री रेंट पे दे देंगे, मशीन बेच देंगे, मटेरियल बेच देंगे। तो हम इस 440 को यहां एज अ कॉस्ट दिखाने की बजाय यहां पर एज अ पॉजिटिव दिखा सकते हैं। एंड डिसीजन सेम रहना है। हाँ जी, कर लिया। सेल्स आ जाएंगी 40,000 इंटू 90। डायरेक्ट मटेरियल एडिशनल अब कितना खरीदना पड़ेगा? 15,000।
15,000 मिलेगा 19 का। डायरेक्ट लेबर 40,000 इंटू 24। वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे 40,000 इंटू 12। मशीन अब 830 माइनस 5 इंटू 40,000 कितनी सस्ती हो चुकी होगी। और ये 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 10 रुपए 4 रुपए इंटू 30,000 40 40 40 40 285 11865। तो कंक्लूजन क्या है कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए सेम सेल प्राइस रख के। नहीं पता लग रही। 13 लाख 19 लाख 18 लाख हाँ जी सवाल डन। हाँ जी और अभी तो ब्रेक हुई थी यार। इसी का एडवांस वर्जन कराता। इसी का एडवांस वर्जन करना है या छोटी सी ब्रेक करनी है। अच्छा सुस्ती के मारे नहीं और जबरदस्ती भी नहीं, इसी का एक एडवांस वर्जन कराना है। तो अभी दिमाग तैयार है या 10 मिनट का गैप करना है। ठीक है 103 में करता हूं।